जायंट चिकन। किशोर दादा नाम का एक राउडी अपने आदमियों के साथ गोवा के एक प्राइवेट बीच को आया। उस खूबसूरत बीच को देखते हुए, रे ये बीच बहुत अच्छा है रे। मैंने अभी तक बहुत सारे लैंड्स पर कब्जा किया है, मगर मुझे उनसे कभी तसल्ली नहीं मिली। इस बीच को कब्जा करने के लिए मेरा मन बहुत तरस रहा है रे। वो कौन सी बड़ी बात है भाई, आपने कभी भी कुछ नहीं पूछा, मगर आज पहली बार कुछ पूछ रहे हैं। सिर्फ 2 ही मिनट में ये बीच आपका हो जाएगा, आप आराम करिए भाई। कहकर वो प्राइवेट बीच किसका है ये जानने के लिए उस बीच में मौजूद एक रेस्टोरेंट के पास जाकर, ओ भाई ये बीच किसका है रे? मेरा ही है जी, मैंने इसे रिटायरमेंट फंड के पैसों से खरीदा है और खुशी से चला रहा हूँ। आपको पसंद आया क्या? बार बार आने का मन कर रहा है क्या? बार बार आने का नहीं, जिंदगी भर इसी बीच में रहने का मन कर रहा है। बेचोगे क्या? शराफत से बेच दो, नहीं तो हम कब्जा कर देंगे, सोच लो फिर। मैंने कहा ना कि इसे मैंने रिटायरमेंट फंड से खरीदा है। रिटायरमेंट से पहले मैं क्या काम करता था तुम्हें पता है क्या? रे चुचुंदर कहीं के, मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक हूँ रे। मुझ जैसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को ही धमकी दोगे क्या? कौन हो रे तुम? कहकर उसे पकड़कर खूब पीटा। मार खाते हुए, रे मैं कौन हूँ पता है क्या तुम्हें? किशोर दादा का आदमी हूँ रे। वो पुलिस ऑफिसर उसे और जोर से मारने लगा। और एक बार तू और तेरा किशोर दादा अगर इस बीच के आसपास भी दिखे तो सीधे ऊपर पार्सल कर दूंगा। जाओ रे यहाँ से, जाओ। कहकर उन्हें वहाँ से भगा दिया। मुन्ना जख्मी हालत में किशोर दादा के पास आया। उसे देखकर किशोर दादा, रे क्या हुआ रे? तुम्हारे चेहरे पे वो घाव कैसे? तुम्हें किसने मारा? तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे आदमी हो। भाई आपका आदमी हूँ कहने पर उसने और जोर से मारा भाई। कौन है रे वो? कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है भाई, उसे धमका कर इस बीच को हड़प लेना बहुत मुश्किल है भाई। रे अगर बीच को धमका कर कब्जा नहीं कर पाए तो समझदारी से कब्जा करेंगे रे। कोई अच्छा आइडिया सोचो रे। अच्छे से सोचकर मुन्ना, भाई ये हमें इस बीच में आ रहे कस्टमर्स और उनसे आ रहे आमदनी को देखकर हमें बीच बेचने के लिए मना कर रहा है। अगर हम कस्टमर्स को इस बीच पर आने से रोक दिए तो इसकी आमदनी कट जाएगी और उसे बीच बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बात तो सही है रे, मगर हम कस्टमर्स को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? कोई तरकीब सोचा है क्या तूने? मेरे पहचानत का एक साइंटिस्ट है भाई, उसके पास जाएंगे। रे जो काम हम रौडी लोगों से नहीं हो सका वो काम एक साइंटिस्ट कैसे कर पाएगा? मेरे साथ आओ भाई। कहकर किशोर दादा को साइंटिस्ट के पास ले गया। सर आप एक बड़े साइंटिस्ट हैं, पता चला है आपको हमारे लिए एक बड़ा जायंट चिकन बनाकर देना होगा सर। जायंट चिकन? क्यों भाई, क्या पूरे गांव के लिए चिकन बिरयानी बना रहे हो क्या? नहीं सर, कीड़ों को चुनने के लिए सर। साइंटिस्ट दिलचस्प होकर, क्या कीड़ों को चुनने के लिए? हम एक ग्रीन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहे हैं सर। गोवा में एक बीच है सर, वो एक खूबसूरत नेचुरल बीच है सर, मगर वहाँ यात्री आकर प्लास्टिक फेंककर समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। उन्हें बीच में आने से रोकने के लिए लाखों कोशिश करने के बाद भी वो आ रहे हैं सर। वो साइंटिस्ट भी एक प्रकृति प्रेमी होने के कारण, मुझे सब समझ आ गया। अब उस बीच को खराब करने वाले लोगों से बचाने के लिए तुम्हें एक बड़ा सा जायंट चिकन चाहिए, बस उतना ही ना। 1 मिनट। कहकर अंदर जाकर एक मुर्गी को लाकर उनके हाथ में थमा दिया। सर ये चिकन बिरयानी बनाने के लिए तो ठीक है, मगर डराने के लिए? कहते ही एक इंजेक्शन उसे देते हुए, यू सिल्ली फेलो, तुम्हारा कॉमेडी सेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, इस इंजेक्शन को लेकर मुर्गी को इंजेक्ट करके उसे बीच में छोड़ दीजिए। किशोर दादा और मुन्ना उस मुर्गी को लेकर बीच गए। बीच में उस मुर्गी को इंजेक्शन दिए, बाद में उसे लोगों पर छोड़ दिए। बस वो मुर्गी बड़ा होते होते एक जायंट चिकन में बदल गई। उतने बड़े मुर्गी को देखकर लोग डर के मारे भागने लगे। बस लोग डर के मारे भागने लगे। उसे देखकर मुन्ना उछलते हुए, भाई किशोर दादा, अब से ये बीच हमारा है, उस ऑफिसर की पीड़ा हटी। कहकर नाचने लगा। शरद चंद्र कहकर एक अमीर आदमी का घर एक नदी के किनारे पर है। शरद चंद्र बहुत धनिक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है।
शरद चंद्र पैसों को इकट्ठा करके उनको 100 रुपए की नोट या 500 रुपए का नोट या रकम और भी बड़ा है तो 2000 की नोट में बदलकर बचा कर रखने का आदत है उसका। इसलिए सब लोग उनको राउंड फिगर शरद चंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन शरद चंद्र के काम वाला बंसी सड़क पे जाते हुए बगल में देखा तो एक बड़ा सा आइस गड्ढे के ऊपर सोए हुए शरद चंद्र को देखा। ये क्या, इस आइस के ऊपर सोने वाला मेरा मालिक जैसा लग रहा है, कहकर नजदीक आया और देखा तो वो शरद चंद्र ही था। उनको देखकर मालिक आपके कंजूसी को 100 साल पूरे हो गए हैं क्या? हे भगवान, अब मेरा मालिक के अनाथ लाश को कुत्ते और लोमड़ियां काट कर खाएंगे क्या? ठीक है, जब तक वो जिंदा थे तब तक एक कुत्ते को भी नहीं खिलाया साला। ऐसे लाश के रूप में उनकी भूख को मिटा के कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त कर लेगा। मैं इस दयाने फिल्म सिंह को अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ, कहकर जाने वाला ही था। इतने में शरद चंद्र उठकर, अरे वो बदमाश बंसी, मुझे इतने बोलते हो? मैं कंजूस हूँ क्या? मेरा लाश को कुत्ता काटना है क्या? इसके लिए तुम्हारे महीने के सैलरी में 10% कटिंग करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दो, लेकिन आप क्यों उस आइस के ऊपर सोए हैं? अरे कुछ नहीं बंसी, मैंने हर रोज की तरह 2000 नोट के लिए इकट्ठा करने वाले चिल्लर में 10 रुपए कम हो गए थे, तो इस आइस गड्ढे के ऊपर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो 10 रुपए देगा बोला उस बच्चे ने। इसलिए शरत जीतने के लिए मैं उस आइस गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। इतने में वो बच्चा उधर आकर शरद चंद्र से, श्रीमान शरद चंद्र जी, आपने शर्ट जीत लिए, ये लीजिए आपका 10 रुपए, कहकर दिया। फिर उस 10 रुपए को उनके पास जो चिल्लर था उसको जोड़कर एक दुकानदार को देकर 2000 का नोट लिया। मालिक, आप तो 10 रुपए के लिए उस आइस के ऊपर सो गए तो आपको सर्दी भी हो जाएगा ना? हाँ, इस बंसी ने जैसे बोला वैसा सर्दी हो गया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खरीदने में बहुत खर्चा हो जाएगा। सर्दी नहीं होना है तो तुरंत कैंप फायर लगाकर मेरे बदन को गर्म करना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल से कमाए इन पैसों को लकड़ी के लिए खर्चा करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं? सोचकर, अरे वो बंसी बेटा, तुम्हारे पास माचिस को एक बार दो, कहकर उस माचिस को जलाकर बाजू में एक गरीब वाला झोंपड़े को जलाया। वो झोंपड़ा जल रहा था तो वो गरीब आदमी, अयो अयो मेरा झोंपड़ा जल रहा है, कोई इसे बुझाओ, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन शरद चंद्र उस आग से उनके ठंड को गर्म करने लगा। हाँ, अब मुझे सर्दी नहीं होगी। अरे वो मालिक, आपने जो किया वो बहुत गलत है। अरे वो बंसी बेटा, आपको किसी भी चीज को जलाने का ताकत भगवान ने दिया। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, मैं क्या कर सकता हूं, कहकर उधर से चला गया। हे भगवान, इसने पाप करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। इसके पास बहुत पैसे हैं तो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तुम ही इसको सबक सिखाना होगा भगवान, कहकर प्रार्थना किया। शरद चंद्र घर आकर उनके पास 2000 नोट को एक रूम में लेके गया। उधर रूम में बहुत सारे पैसों के बंडल हैं। उनको देखकर, अरे वाह, और कुछ पैसे कमाना है और पूरे कमरे को पैसों से भरना है, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश पूरा होगा, सोचकर उस 2000 नोट को उस बंडल में रखा। इतने में बड़ा सा बारिश होने लगा। उस बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़कर शरद चंद्र के घर के अंदर चला गया और शरद चंद्र के घर आधा डूब गया। उस पानी को देखकर शरद चंद्र जान बचाने के लिए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, इस पानी में से कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। दूर से ऊंचाई के क्षेत्र में लोग और बंसी ये सब देख रहे थे। मालिक, पानी को किसी को भी चीज को डुबाने का ताकत है। आपने जो बोला वैसे ही इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब आप उस भगवान को ही बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपकी कंजूसी से और बहुत पाप करके इकट्ठे हुए उन पैसों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पैसे आपको बचाएंगे, कहकर चिल्लाया। तब शरद चंद्र उस कमरे में पैसों की बंडल के पास आकर, मैं और मेरे पैसे ऐसे पानी में नहीं डूबना चाहिए, कहकर दीवार के ओर देखा तो उस दीवार के ऊपर कागज की बोट का एक पेंटिंग है। उसे देखकर, बचपन में हमने कागज के नाव को बनाकर खेलते थे, वैसे ही इन पैसों से एक बड़ा सा कागज का नाव बनाता हूँ, सोचकर उन पैसों के बंडल से एक बड़ा सा मनी बोट को बनाया। तब शरद चंद्र बंसी से, अरे वो बंसी, तुम्हारे बोलने से ही मुझे एक आइडिया आया है। इस मनी बोट में मैं अपने आप को और इन पैसों को बचाएंगे, कहकर उस मनी बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर
सागर किनारे दिल ये पुकारे। कहकर गाना गाते हुए पानी में जा रहा था। तब वो रुपए पानी में भीग के गीला होके धीरे से पानी में डूब गया। तब शरद चंद्र के साथ वो पैसे भी जल में समाधि हो गए और शरद चंद्र की कहानी राउंड फिगर हो गया।